जय हिंद दोस्तों। आज जो है चर्चा करेंगे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में सब चीज़ जानेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग इस सीरीज़ से जानना स्टार्ट करेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज़ है हिस्ट्री की। जैसे कि मैंने पहले पॉलिटी पे सीरीज़ बनाई है और अब भी बना ही रहा हूँ, वैसे ही हिस्ट्री की भी एक सीरीज़ बना रहा हूँ। तो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हिस्ट्री है क्या वो समझ लीजिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश या किसी भी समाज की कोई भी जो विशेष घटनाएं हों या किसी कोई विशेष स्थल हो या कोई क्षेत्र, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी कुछ विशेष घटनाएं हुई हों, उनके जो कालक्रमिक उनके जो कालक्रमिक एक उनको पूरा का पूरा लिख दिया गया है। कालक्रमिक उनका जो विवरण है पूरा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? किसी भी, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, किसी व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित घटनाएं, उनसे संबंधित तथ्य इत्यादि के कालक्रमिक विवरण को क्या कहते हैं? हिस्ट्री। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कालक्रमिक विवरण को? क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास का पिता किसको माना जाता है? तो इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। इसको याद रखिएगा, एच से ही हिस्ट्री है और एच से ही हेरोडोटस। ये नाम याद कर लीजिए। फादर ऑफ हिस्ट्री क्या है? एक बार फिर से बोल दीजिए, हेरोडोटस। फिर आते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री होती कितने प्रकार की है? तो हिस्ट्री जो है दोस्तों, इतिहास जो है 3 प्रकार का होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पे इसके पीरियड दिए गए हैं काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड, और आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्रिक और ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना दोस्तों? जो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, इसमें क्या था? ये पीरियड कौन सा है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के आने से पहले। तो ईसा के आने से कितने साल पहले? लगभग 3000 साल पहले तक का जो इतिहास है वो क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड, जिसमें कि मानव उत्पत्ति से ईसा के 3000 साल पहले तक का इतिहास क्या कहलाएगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या होता है, क्या था? जैसे जब मानव जो था, मतलब उसको चलना भी नहीं आता था, कोई खाने का भी कोई ढंग नहीं था, मतलब आदि मानव कह लीजिए। तो आदि मानव थे तब तक का इतिहास क्या कहलाता है? प्री हिस्ट्रिक। और इसको जो है अध्ययन का कोई विशेष साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक वो मिलते हैं, वहाँ के कुछ खंडर वगैरह और भी साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। और इनका सिर्फ यही एकमात्र अध्ययन का साधन है, पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि लिखित साक्ष्य जो है उपलब्धि नहीं है, कोई लिखने वाला ही नहीं था, क्योंकि मानव उस समय तक इतना विकसित नहीं था, तो कोई भी लिखित साक्ष्य वहाँ पर उपलब्धि नहीं है। फिर आते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों, ये जो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक और इसके बाद, और ईसा पूर्व से 600 साल तक पहले तक, 600 साल पहले तक, ईसा के आने से 600 साल पहले तक और 3000 के बाद का क्या कहलाएगा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके लिए भी जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो होते ही हैं, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य भी जो है उपलब्ध हो जाते हैं कोई कोई, लेकिन वो अपठनीय होते हैं, यानी कि वो पढ़ने लायक होते ही नहीं, क्योंकि उनकी लिपि जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। तो वो उस लिपि को जो है समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लगभग अपठनीय ही होते हैं, उनको पढ़ा नहीं जा पाता। तो ये कौन सा काल हुआ? प्रोटो हिस्ट्रिक। और ये चार्ट जो है मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और फिर है हिस्टोरिकल पीरियड। ये कब का है? ईसा के 600 साल से आगे आगे का। ईसा के आने से 600 साल पहले और उससे आगे आगे जितना भी जो हमारा
काल है वो क्या कहलाएगा, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। और इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो होते ही हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी होते हैं, यानी कि जिनको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। दोनों तरह के साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध होते हैं समझने के लिए। फिर आता है कि प्राचीन, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी ये समझ रहे होंगे आपकी ये क्या क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने बहुत ही जो है छांट के लिखे हैं, जो आपको पेपर्स वगैरह में आप अपने किसी भी पेपर में आप जाएंगे, एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, किसी में भी, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं लगभग हिस्ट्री में। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक थी वो कौन सी थी। तो आंसर है इसका रजत रंगिनी। ये जो है पुस्तक, ये एक कलहण करके इस राइटर का नाम है, और लगभग 12वीं शताब्दी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और ये कश्मीरी राजाओं के ऊपर होती थी, और इसमें लगभग 7826 श्लोक जो है, और ये पूरी की पूरी पुस्तक जो है संस्कृत में, पूरी की पूरी पुस्तक संस्कृत में लिखी हुई है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत में ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, तो ये मोटा मोटा समझ लीजिए। इसके राइटर तो थे कलहण राइटर थे, और 12वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी, और संस्कृत इसकी जो है मात्र मूल भाषा जो है इसकी संस्कृत में ही लिखी गई है ये। फिर आते हैं कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो उत्कीर्ण चिन्ह क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ सिक्कों पर अशोक स्तंभ का वो बना रहता है शेर, तो वो क्या है, एक उत्कीर्ण चिन्ह है। तो ऐसे ही उत्कीर्ण चिन्ह वाले जो सबसे प्राचीनतम सिक्के थे उनको क्या कहते थे, आहत सिक्के। ये याद कर लीजिएगा, आहत सिक्के। हिंदी में इनको आहत सिक्के बोला जाता है, और इंग्लिश में इनका नाम है पंच मार्क्ड कॉइन्स। इसको याद रखें, ये पेपर में बहुत मिल जाता है। फिर है कि भारत में प्री हिस्ट्रिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। ये प्री हिस्ट्रिक, मानव उत्पत्ति से पहले का, ये इसी हिस्ट्री की खोज करने का श्रेय किसको जाता है भारत में। तो उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। याद कर लीजिए नाम, डॉक्टर प्राइमरोज। फिर है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, और हिंदी में मुद्रा शास्त्र। फिर है प्री हिस्ट्रिक इंडिया, जो हमारी एक बुक है प्री हिस्ट्रिक इंडिया, वो किसने लिखी है। तो आंसर है कि स्टुअर्ट पिगट। नाम याद रखें, नाम जो है भूल जाते हैं लड़के, तो अब क्वेश्चन फंसता है तो फिर वहाँ बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो नाम याद रखें। प्री हिस्ट्री जो है स्टुअर्ट पिगट ने लिखी थी, और प्री हिस्ट्री की खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको माना जाता है, हेरोडोटस को। फिर है कि चीनी यात्री जब भारत में आते थे, और भारत से जब यात्रा करके भारत में आते थे, भारत से यात्रा करके फिर जाते थे, तो भारत को किस नाम से बुलाया करते थे, इनतू। ये याद रखें, चीनी यात्री क्या बोलते थे, इनतू। ये सॉरी झ लग रहा होगा, लेकिन ये न है, इनतू। फिर है उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखा शास्त्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिग्राफी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और इसके बाद जो है दोस्तों, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में जो है कुछ 8-9 पॉइंट और हैं। ये भी समझ लीजिए कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के जो हमें पढ़ने के लिए या उनको समझने के लिए हम किस चीज़ का जो है सहारा लिया जाता है, तो वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। यानी कि जो भी धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं उनसे हम ऐतिहासिक स्रोतों का पता लगाते हैं, और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमें मिलते हैं खुदाई वगैरह के दौरान, या फिर किसी भी कोई भी रिसर्च चलती है तब पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। उनसे जो है प्राचीन भारत का इतिहास का जो है अध्ययन किया जाता है, और विदेशी विवरण द्वारा, क्योंकि जो विदेशी यात्री होते हैं वो भी
यात्रा के दौरान भारत से गुजरते थे तो वो भी भारत का विवरण करते थे अपने जो यात्रा के दौरान, वो यात्रा के बाद अपने यात्रा के जो लिखा करते थे कि उन्होंने क्या यात्राएं की, तो उसमें भारत का उल्लेख जो है वो करते थे। फिर आता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले विद्वान कौन थे। फिर इनका नाम दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, और इन्होंने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया था। अब ये तो यहाँ दे दिया गया है, ये तो बुक की भाषा है तो बताना पड़ता है कि जेम्स प्रिंसेप, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये पढ़ने वाले विद्वान थे, लेकिन जिसने लिखी वो इनसे भी ज़्यादा विद्वान रहा होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। खैर फिर भी ये तो पढ़ाने वाली बात हुई, ठीक ठीक इतिहास भी आपको बता देंगे। फिर है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद, उनके संकलनकर्ता किसको माना जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वैपायन इसलिए है क्योंकि द्वापर युग में हुए और वेद व्यास उनका नाम था, महर्षि थे। और फिर है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, सबसे प्राचीनतम राजा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तो वैवस्वत मनु महाराज कह के इनको संबोधित किया जाता था। और वैवस्वत एक मनवंतर है और उसी नाम पर इनका भी नाम जो है वैवस्वत मनु पड़ा। ये सब चीज़ मैं, इसका एक अलग गणित है कि धरती कब से बनी, क्या कब तक और चलेगी, क्या है, ये सब जो है वैदिक साइंस में और सब चीज़ वैदिक गणित में जो है पढ़ाया जाता है, और इसके बारे में फिर कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। खैर यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है किस चीज़ से है। पुरालेख विद्या यानी कि पूरा का मतलब समझिए, पूरा यानी बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। ऐसी विद्या का अभिप्राय मतलब है शिलालेखों का अध्ययन। अब यहाँ समझिए शिलालेखों का अध्ययन, इसको आप कैसे समझेंगे। यहाँ पर आप जो आपने बचपन में अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, तो यहाँ संधि विच्छेद करिएगा शिला और लेख। शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर लिखा जाता था। पुराने समय में लोग इतने डेवलप नहीं थे तो वो क्या करते थे, पत्थरों पर ही लिख दिया करते थे। तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुरालेख विद्या। इससे अभिप्राय यानी कि इससे मतलब क्या है, शिलालेखों का अध्ययन। फिर है पूरा विशेष, यानी कि जो पूरा वही प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, और उनके जो अवशेष मिलते हैं उनका महानतम अन्वेषक यानी कि उनको एनालाइज करने वाला किसको माना जाता है, महानतम एनालिसिस करने वाला किसको माना जाता है, डार्विन को। फिर है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस में किया गया है, तो बुक है रेहला। अब ये इब्न बतूता कौन था, ये एक मोरक्को का वो था यात्री, और यात्रा के दौरान ये भारत में आया। तब मोहम्मद बिन तुगलक का जो है शासन था भारत पे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने दरबार में जो है दिल्ली दरबार में काजी का स्थान दिया था, काजी, ठीक है ना, इब्न बतूता। फिर है ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ से किया था, कहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय में। अभी ह्वेनसांग कौन था, ये एक चीनी यात्री था जो भारत में यात्रा करने आया था। पूरे विश्व की यात्रा करते हैं ये लोग, तो इन्होंने भी जो है पूरे विश्व की यात्रा की थी। तो ये जब भारत में आए तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म का जो इन्होंने अध्ययन किया वो कहाँ से किया था, नालंदा विश्वविद्यालय से। हमारे देश में भी बहुत पुराने समय में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, जैसे आज हार्वर्ड है, भले ही कुछ आक्रांताओं ने उनको ध्वस्त कर दिया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उनमें से एक है। फिर यहाँ पे देखिएगा कुछ वंश हैं और उनका इतिहास किस किस ग्रंथ में जो है मिलता है। सबसे पहले आता है मौर्य वंश। इसका इतिहास आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाएगा और विष्णु पुराण से मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश का इतिहास किस ग्रंथ में जो है मिलता है, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश का इतिहास मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो समझ, मैंने इसीलिए जो है एक पूरी शीट सी बना दी है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। मौर्य वंश का कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और विष्णु पुराण से, गुप्त वंश का वायु पुराण से, नारद स्मृति से, और जैन धर्म का कल्पसूत्र से, आंध्र सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण से, और शुंग वंश का जो है पतंजलि के महाभाष्य से।
इतिहास का जो है विवरण मिलता है और उनके साक्ष्य भी मिल जाते हैं। और शुंग काल जो हुआ है वो काल जो है मनुस्मृति के समय का हुआ है, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है मनुस्मृति। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मनुस्मृति के बारे में। और उस समय जो है भारत का संविधान मनुस्मृति ही हुआ करती थी। जैसे आज के समय में हमारा भारत का संविधान लिखा हुआ है, ऐसे ही ये मनुस्मृति उस समय की प्रामाणिक पुस्तक थी और स्मृति ग्रंथ थी, और इसी को जो है उस समय भारत का संविधान जो है कहा जाता था। फिर है कि एक पॉइंट, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर जो है आज तक का सबसे पुराना इतिहास महाभारत, इसके बारे में जो है बुकों में जो हमें बताया गया है। इसका प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृहसूत्र में। आश्वलायन गृहसूत्र, ध्यान से याद करिए, आश्वलायन गृहसूत्र में प्रारंभिक उल्लेख मिलता है किसका? महाभारत का। और प्रारंभ में इसमें श्लोक कितने थे? 8800 श्लोक थे, और इसका नाम जो था जय संहिता था। फिर कुछ समय बाद श्लोक जो है मिलावट हुई और श्लोक बढ़ते गए, तो 24,000 श्लोक हुए, और इसका नाम जय संहिता से भारत हो गया। भारत नाम से ये प्रसिद्ध हुई। फिर अंत में क्या हुआ? 1,00,000 श्लोक इसमें पूरे कर दिए गए, और इस कारण इसको शतशास्त्री संहिता या महाभारत जो है कहा जाने लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत जो है समझ में आया होगा, हिस्ट्री क्या होती है समझ में आया होगा। और इसी सीरीज़ में जो है बने रहिए, और इस सीरीज़ में आगे भी पाषाण काल, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है पूरा इतिहास जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।